Hello, UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial analysis for 23rd of May. In these discussions, we discuss multiple editorials from different newspapers like Hindu, Indian Express, and sometimes from Economic Times, Hindustan Times, or Live Mint as well, where I try to explain them in as simple manner as possible and also do some value addition from my side. इनफैक्ट आप इन सेशंस को करंट अफेयर्स राइटिंग प्रैक्टिस की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम मैं इनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही डिस्कस करती हूँ. So today we will be discussing editorials on topics like we have the impact of US tariffs, especially on AI landscape. Then one editorial we have on the degrading quality of life in Indian cities, the failures of the smart cities mission, etc. And we have another editorial on the conservation of Asiatic lions. तो हमने देखा कि आज से कुछ टाइम पहले जो एशियाटिक लायंस थे वो सिर्फ 200 बचे हुए थे, लेकिन आज की डेट में वो 900 हो चुके हैं. तो ऐसे कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स हमने किए? सो लेट्स स्टार्ट. तो ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है इट इज फ्रॉम द हिंदू. ठीक है, टेरिफ वॉर के बारे में, जहां पर टेरिफ वॉर बेसिकली क्या होता है, जब अ, आपस में कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर टेरिफ्स लगाने लगते हैं. टेरिफ्स क्या होता है कि जब भी जैसे किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट आता है, उस पे कुछ टैक्स टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, एक ड्यूटी लगा दी जाती है ताकि उसका प्रोडक्ट बढ़ जाए. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर कोई प्रोडक्ट, सपोज करो इंडिया हल्दी बना रहा है 50 रुपए में, वही हल्दी मे बी यूएसए में द सेम टर्मेरिक इज अवेलेबल फॉर 60 रुपीज. तो यूएसए क्या कर सकता है कि इंडिया के ऊपर 10 रुपए की टैरिफ ड्यूटी लगा दी. ठीक है, ऑल दो यूएस में डॉलर्स चलते हैं. ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. तो सपोज करो, लेट अस कन्वर्ट ऑल दिस इन डॉलर्स. ओके, तो अभी क्या हुआ कि इंडिया में $5 की मिल रही है, यूएसए में $6 की मिल रही है. तो जैसे ही हमारी हल्दी यूएस में पहुंचती है, यूएस वहां पे $1 की ड्यूटी लगा देता है, दोनों की $6 की हो जाती है. ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या होता है, कई बार अब जैसे यूएस में हल्दी बना रहे हैं तो वहां के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उसको उनको नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया जैसे देश वहां पर सस्ते दामों में बेच रहे हैं. सो दैट इज एन इशू, इसीलिए टैरिफ्स लगाए जाते हैं. तो इसकी वजह से अभी क्या हो रहा था कि यूएस की लोकल इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो ज्यादा परचेज नहीं किए जा रहे थे. इट ऑल्सो हैड अ ट्रेड डेफिसिट विद कंट्रीज. तो इसीलिए यूएस ने चाइना के काफी आइटम्स पे और इंडिया के भी कुछ आइटम्स पे टैरिफ्स लगाए. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो ट्रम्प ने जो अपनी टैरिफ वॉर करी है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ऑन द एआई लैंडस्केप. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन इन लाइट ऑफ द रीसेंट टैरिफ वॉर. Tariff measures by United States critically analyze the implication of tariff wars on global AI landscape. Global AI landscape मतलब जैसे artificial intelligence के लिए हमें काफी ज्यादा चिप्स चाहिए होती हैं. ठीक है, देन वी ऑल्सो नीड टू इनोवेट. ठीक है, सप्लाई चेन्स वगैरह हमें प्रॉपर चाहिए होती है इसके लिए. तो उस पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका, इंडिया कैसे पोजीशन कर सकता है खुद को, और व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टेरिफ्स क्या होते हैं. दे आर टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरीली, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें. 2024 यूएस इलेक्शंस के बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ सब्सटेंशियल टेरिफ स्पेशली ऑन एआई क्रिटिकल हार्डवेयर, ये मेजर रीशेपिंग दिखा रहा है हमें ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप की. इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ सकती है और सप्लाई चेन शिफ्ट हो सकते हैं. इम्पोर्ट कॉस्ट, जो जैसे यूएस में जिन लोगों को जरूरत थी, ठीक है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है उसकी कॉस्ट जो है बढ़ गई. ठीक है, तो यूएस ने क्या किया है, इम्पोज टेरिफ्स अप टू 27% ऑन इम्पोर्टेड एआई कंपोनेंट्स जैसे कि सेमीकंडक्टर, लॉजिक चिप्स एक्सेट्रा. तो इसकी इम्पोर्ट की जो है वो कॉस्ट बढ़ गई. दूसरी चीज, सप्लाई चेन शिफ्ट. अब क्या होगा, अब वहां पर जब हम अपना जैसे कोई भेज रहा है, सपोज करो चाइना अपने कोई ये लॉजिक चिप सेमीकंडक्टर्स वहां भेज रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट तो बढ़ चुकी है. तो अब वो सोचेगा ठीक है कोई और कंट्री देख लेते हैं जहां पे हम इसको अपना सही से हम अपना बिजनेस कर पाए. ठीक है, तो कंट्रीज जैसे कि चाइना, ताइवान, मेक्सिको, वियतनाम मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, इनको इम्पैक्ट हुआ है और ये शिफ्ट कर रहे हैं अपना डेटा सेंटर किसी और कंट्रीज में. रशिया में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, साउथ कोरिया में शिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट दे कैन डू. तो एक तो सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही है, साथ में इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है. उसके बाद क्या होगा अब, क्योंकि यूएस में ये इन सब चीजों की ड्यूटीज बढ़ गई है. ठीक है, तो अब यूएस में क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे. तो इकोनॉमिक लॉजिक ये सजेस्ट करता है कि टेरिफ इंड्यूस डोमेस्टिक सब्सटीट्यूशन. तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अब ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से जो आइटम आ रहा था जिसको आप सस्ते दामों पे खरीद रहे थे, उन पे टेरिफ्स लग चुके हैं. तो अब वो भी महंगे हो गए. तो अब आप या तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लो, और अल्टीमेट एम तो आपका वही था. तो इस हिसाब से यूएस की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसको माना जा रहा है, ऐसा एस्टिमेट्स है कि ये ट्रिपल हो जाएगा बाय 2032, लार्जेस्ट ग्लोबल ग्रोथ. ठीक है,
हाउएवर इससे क्या होगा, एक डेड वेट लॉस हो सकता है। डेड वेट लॉस क्या होता है, जहां पे जैसे इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आ जाती है, जहां पे ना तो प्रोड्यूसर बेनिफिट हो रहे हैं ना ही कंज्यूमर। अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट था दैट वाज कि कोई कंट्री किसी को वो प्रोडक्ट बेच रही है जिसमें वो अच्छी है, ठीक है, जिसमें वो एफिशिएंट है, और साथ में आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजो किसी को जिसमें आप एफिशिएंट हो, तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी आ सकती है। फिर इनोवेशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि आप किसी और को तो आने नहीं दे रहे हो, कंपटीशन इतना हो नहीं रहा है, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है वही बिकेगा। तो इतना लोगों में कुछ इतना रहेगा नहीं कि उन्हें कुछ इनोवेट करना है, कि उन्हें कुछ compete करना है, कि बाहर के कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट्स तो आप आने ही नहीं दे रहे हो, उस पर आपने टैरिफ लगा दिया है। तो कटिंग एज फॉरेन टेक आ नहीं रही है, ठीक है, जिससे कि इंसेंटिव्स लोअर हो जाएगा टू इनोवेट। डिसरप्शन इन द इंपोर्ट ऑफ एआई एक्सीलरेटर्स, specialized chips etc could hamper the global pace of AI advancement। फिर जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है जो कि यूएस अटेन कर सकता था, इट इज लाइक कि आप अब कंपटीशन कम हो गया है आपकी कंट्री में, है ना, तो वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आ पाएगी। दैट इज यूएस रिस्क लूजिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एज। चिप डिमांड फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इज राइजिंग फ्रॉम 11 गीगावाट टू 327 गीगावाट, रिक्वायरिंग कॉस्ट एफिशिएंट और कोलैबोरेटिव सोल्यूशन। अगर आपका इनोवेशन नहीं होगा तो कॉस्ट एफिशिएंट और कोलैबोरेटिव सोल्यूशंस नहीं आ पाएंगे। अब इंडिया इस सब में क्या कर सकता है, ठीक है, इंडिया को क्या इससे बेनिफिट हो रहा है, तो इंडिया एक स्ट्रैटेजिक थर्ड ऑप्शन की तरह इमर्ज हो सकता है, क्योंकि चाइना और यूएस के तो टाइज में स्ट्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया अपने एआई चिप्स वगैरह यूएस में भेज सकता है और एक ऑल्टरनेटिव डिजिटल पार्टनर की तरह इमर्ज कर सकता है। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी भी है, लार्ज स्टेम पूल है हमारे पास, और थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू गेन फ्रॉम द यूएस चाइना टाइज। फिर हमारा एक ग्रोइंग एआई इकोसिस्टम भी है, जैसे कि इंडिया एआई मिशन, डिजिटल स्किलिंग एक्सेट्रा, तो इस सबको हम इस वक्त यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स वगैरह पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो हमारे लिए एक रिस्क भी हो सकता है। इंडिया इंपोर्ट्स क्रिटिकल एआई हार्डवेयर, टेरिफ लेड डिसरप्शंस से क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक एआई एम्बिशंस को हैम्पर हो सकता है। तो लो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि आप लोकलाइज कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग। वे फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली इंडिजिनस एआई हार्डवेयर बना लीजिए, दिस वे फॉरवर्ड इज फॉर इंडिया। देन ग्लोबल कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं हम, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आइए। अल्टीमेटली टेरिफ वॉर जो है वो डोमेस्टिक कैपेसिटीज यूएस में तो स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन जो ग्लोबल एआई इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको हैम्पर हो रहा है, ठीक है, यूएस को हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ फायदा हो जाए, लेकिन ग्लोबली जो एआई का डेवलपमेंट हो रहा था वो जरूर हैम्पर हो रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, इनोवेशन इतना नहीं हो पाएगा। इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट है, ताकि हम खुद को पोजीशन कर सके एज अ रेजिलियंट न्यूट्रल डिजिटल पावर। ये कैसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, पॉलिसीज ऐसी लेकर आनी पड़ेंगी, पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। ओके, दीज आर सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स जो कि आप पढ़ सकते हैं, एंड दिस इज अ माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस एडिटोरियल इज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, तो आज मैंने हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सबके एडिटोरियल्स गो थ्रू किए, कुछ इतना अच्छा मिला नहीं, तो फिर इकोनॉमिक टाइम्स और इन सब से एडिटोरियल्स लेकर आई हूं मैं। जैसे कि ये टॉपिक काफी अच्छा है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने की भी चांसेस होते हैं, कि जैसे कि कोई भी मिशन होता है गवर्नमेंट का, स्मार्ट सिटीज हो गया, गति शक्ति योजना हो गया, आयुष्मान हो गया, तो इसके क्या अचीवमेंट्स और क्या फेलियर्स है। तो गवर्नमेंट काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर आई थी, स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है, जिसकी वजह से काफी चीजें अच्छी भी हुई, लेकिन आज भी सिटीज लाइक दिल्ली दे आर डीलिंग विद पॉल्यूशन, दे आर डीलिंग विद कंजेशन, ठीक है, यमुना में पॉल्यूशन अभी है ही, बैंगलोर में फ्लड्स आ रहे हैं। तो इस स्मार्ट सिटीज मिशन का हुआ क्या, ठीक है, क्या हो रहा है इस मिशन का, क्या इसके अचीवमेंट्स है, कितना ये वर्क कर पा रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो 100 स्मार्ट सिटीज ऐसे एनविजन किया गया था। चलिए तो अब हम समझते हैं। सो क्रिटिकली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन इन इंडिया, हाईलाइट इट्स अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस एंड ऑल्सो सजेस्ट अ वे फॉर। सो स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में आया था, जहां पे ऐसा था कि 100 इंडियन सिटीज को ट्रांसफॉर्म करना इनटू सस्टेनेबल सिटीजन फ्रेंडली अर्बन सेंटर्स, जहां पे डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड यूज करके। अभी जैसे कि मिशन एंड हो गए 31 मार्च 2024। ओके, इट्स आउटकम्स रिवील मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस एंड स्टैग्नेशन। तो मिक्स्ड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ सक्सेस भी है लेकिन कुछ चीजें स्टैग्नेट भी हो रही है, जैसे कि सिटीज लाइक बेंगलुरु, पुणे एक्सेट्रा, वहां पे अभी भी बेसिक अर्बन इश्यूज हैं। अब इसकी नीड क्यों थी, क्योंकि जैसे कि आप लोग काफी बार पढ़ते होंगे, मैंने भी इस एडिटोरियल एनालिसिस में आपको पढ़ाया है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है बाय 2050। आई हैव डिस्कस थिंग्स लाइक जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, कुछ भी है आपको शहर ही आना पड़ता है, तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था। फिर अर्बनाइजेशन में इश्यूज भी बढ़ रहे थे, जैसे कि कंजेशन हो रहा था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, सस्टेनेबल जो हमारे ट्रांसपोर्ट मॉडल्स हैं वो नहीं है। तो इन सब की वजह से हमको लगा कि एक नया हमको मिशन लेकर आना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपनी सिटीज की कंडीशन बदल पाए। तो
अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा था नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो में देखेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग दी लाइक ऑफिस आवर्स, ठीक है, तो ऑफिस आवर्स के टाइम पे वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपको एक बॉक्स में भर के भेजा जा रहा है इधर से उधर। सैनिटेशन इतना अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्लम्स लाइक धारावी। डेटा ड्रिवन अर्बन गवर्नेंस की हमको जरूरत थी। तो और साथ में इंडिया का कमिटमेंट है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है। फॉर एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, इंश्योरिंग गुड हेल्थ, नो पॉवर्टी, और उसी में एक है कि सिटीज को इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट और सस्टेनेबल बनाना है। अब ये एसडीजीज हमको 2030 तक अचीव करने हैं। तो अब अगर आपको अपनी सिटीज को इंक्लूसिव बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट लेकर आई कि ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन लेकर आते हैं और इसके अंडर हम अपनी सिटीज पे वर्क करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कि जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, इनोवेशन यूज करेंगे ताकि एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो। काफी हद तक टेक्नोलॉजी यूज भी हो रही है, ठीक है, जहां पर जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जहां पर जैसे सिटीजन अपने ग्रीवांस रिड्रेस कर सकते हैं ऑन एप्लीकेशंस। फिर ये फोकस कर रहा है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में, कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? देखो वैसे तो हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल स्पेसिफिकली किसी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। इसके अचीवमेंट्स क्या क्या है? तो 8,000 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए गए अक्रॉस 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ के 8,000 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए, ठीक है। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स फंक्शनल हैं सभी स्मार्ट सिटीज में। रियल टाइम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि सूरत का फ्लड अलर्ट सिस्टम, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आ गई। देन वी हैव की अर्बन मोबिलिटी, फॉर एग्जांपल स्मार्ट पार्किंग आ गई है भोपाल में, साइकिल ट्रैक्स हैं पुणे में, पब्लिक स्पेस को रेजुविनेट कर रहे हैं जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी। तो ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ फेलियर्स ही फेलियर्स है, कुछ अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं तो पूरी तरह से वो नहीं हो पा रहा है। अब चैलेंजेस क्या क्या? इम्प्लीमेंटेशन डिले हो रहा है, सिर्फ 65% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए फेब 2024 तक। आपकी मेंटेनेंस इश्यूज होते रहते हैं, जैसे कि अगर अर्बन फ्लडिंग अभी भी हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो दैट इज की मेंटेनेंस इशू, आपका सैनिटेशन इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। विजन से हम डेविएट हो गए, रेट्रोफिटिंग पे काम करने लगे रादर देन इनोवेशन। पोस्ट मिशन स्ट्रैटेजी हमें नहीं पता कि अगर मिशन खत्म हो जाएगा तो क्या करना है उस सिनेरियो में, ओके। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी स्कीम, किसी भी चीज की सक्सेस के लिए इट इज द सिटीजन्स। अगर आप आज भी कूड़ा रोड पे फेंकोगे, ठीक है, अगर आप आज भी रेड सिग्नल, रेड लाइट ब्रेक करोगे, ओके, इस तरह की चीजें होंगी तो गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी कर ले वो हो नहीं पाएगा। सो अल्टीमेटली इट इज दी वाई जापान इज सो डेवलप, क्योंकि वहां के सिटीजन बहुत अवेयर है। वाई इंदौर इज नंबर 1 इन स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि वहां के लोगों को है, वो लोग नहीं फेंकते रोड पे बिल्कुल भी गार्बेज। सो वो लोगों में एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, आना पड़ेगा हमारे अंदर, तभी कोई भी चीज सक्सेसफुल हो सकती है। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सस्टेन जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बोला कि पोस्ट मिशन ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी आप लेकर आओ कि मिशन खत्म हो रहा है तो क्या करना है, क्या उसके अचीवमेंट्स मैच हुए, नहीं हुए, नहीं हुए तो व्हाट विल बी दी स्ट्रैटेजी। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नेंस आप बनाओ, जो अच्छा सिटी, जो सिटी अच्छा परफॉर्म करेगी उसको उतना ज्यादा आप फाइनेंसेस दो, जो सिटी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर कुछ, उसको उतने इंसेंटिव्स आप मत दो, ठीक है, तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए हमको। जैसे कि क्या होता है, अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ रिवॉर्ड देते हैं तो आपको और मोटिवेशन मिलता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उससे बाकी स्टेट्स या सिटीज उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार अच्छा काम करते हैं, फिर हमें भी ये इंसेंटिव मिलेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग करो, अर्बन लोकल बॉडीज के पास इतनी ज्यादा फाइनेंसेस नहीं होते हैं, फंडिंग नहीं होती है, ऑटोनॉमी नहीं होती है, इसीलिए वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास प्रॉपर क्या कहते हैं पावर्स होंगी, प्रॉपर फाइनेंसेस होंगे, तो मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे कि को क्रिएशन मॉडल्स, जो कि सियोल के ओआसिस प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे हम कंटिन्यूस सिटीजन फीडबैक लेते रहते हैं, जैसे कि प्रेपाइज के मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम कंटिन्यूस स्टूडेंट का फीडबैक लेते रहते हैं ताकि इसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो सिमिलरली गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। देन वी कैन फोकस ऑन सम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना में डेटा ड्रिवन सर्विसेज हो रही हैं, सिंगापुर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कोपेनहेगन में सिटीजन इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान है। मतलब सिंगापुर में इतना साफ पानी आता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां पर गए थे, उन्होंने बताया कि आप नल का पानी भी वहां पर पी सकते हो, ठीक है, इतना साफ पानी है वहां पर। हमारे यहाँ नल के पानी से शैम्पू करने में भी हमें घबराहट होती है ना। स्मार्ट सिटीज मिशन वॉज अ बोल्ड विजन फॉर अर्बन इंडिया। key infrastructure, data systems, long-term success on hinges on maintenance, institutional continuity and participatory governance। एसडीजी 11 के साथ ये अलाइन करता है। ये कुछ डेटा है, ठीक है, जो मैंने लास्ट में आपको ऑल्दो ये एडिटोरियल में दिया हुआ है, बट ताकि आप इसको लास्ट में, क्योंकि ये ज्यादा ज्यादा फैक्चुअल चीजें होती है, ज्यादा अच्छे से आप इसको मेमोराइज कर सके इसलिए लिख दिया है, ठीक है। चलो, दिस इज द माइंड मैप जो कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं इससे।
नाउ नेक्स्ट इज एशियाटिक लायन कंजर्वेशन। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यू शुड नो एशियाटिक लायन का स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या उसकी कुछ क्वालिटीज है। एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और उससे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। चलिए तो देखते हैं इसको। सो यहाँ पे मैंने दो एडिटोरियल्स कंबाइन किए, वन इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड अनदर इज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके आई। इतनी मेहनत कर रही हूँ, अब तुम लोग भी कुछ आंसर वगैरह लिखो। ओके, नाउ डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन इंडिया। हाईलाइट द की फीचर्स ऑफ द स्पीशीज, रीजंस, क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये सक्सेस हुआ है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड। तो एशियाटिक लायन जिसको पेंथेरा लियोपर्सिका भी बोला जाता है, ये भी देख लेना, इसका साइंटिफिक नेम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी भी खेल जाता है यूपीएससी, इट कैन राइट जस्ट दिस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेंथेरा लियोपर्सिका एंड यू ऑल आर लाइक कौन है ये। वंस ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन हैज शोन अ रिमार्केबल रिकवरी। 2025 गुजरात फॉरेस्ट डेवलप डिपार्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन 891 पहुंच गई है, जो कि 5 साल पहले है। तो बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है हमारे लिए कि अभी 2020 में बस 200 कुछ लाइन थे और अब 900 पहुंच गए हैं। 70%, 17% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अब पहले एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्टली गिर नेशनल पार्क में ये मिलता है, गुजरात सराउंडिंग एरिया जैसे कि गिरनार, मिटियाला, सवरकुंडला, भावनगर, इधर पर ये मिलता है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 पे है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देयर इज मोस्टली अ कंपैरिजन, जैसे कि जब चीता आया तो एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता के बीच में कंपैरिजन हुआ। अब लायन आ रहा है तो एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो इनकी जो स्मॉलर मेन होती है देन अफ्रीकन लायंस, ओके। ये मेनली प्राइड्स में रहते हैं, अपने ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कि मोस्टली फीमेल्स और कप्स। ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में रहते हैं ये, और ह्यूमन प्रेजेंस की ये टॉलरेंट है, ठीक है। इंक्रीज ह्यूमन लाइन इंटरेक्शन हो जाते हैं। अब कंजर्वेशन सक्सेस के रीजंस क्या क्या हैं, तो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है इन्हें, गिर नेशनल पार्क हमने बना दिया, फिर कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं अगेन इन देयर कंजर्वेशन, मलदारी हर्डर्स जैसे कि सैटेलाइट कॉलर्स वगैरह, साइंटिफिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम इनकी। फिर लाइक गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी कि जो एशियाटिक लायंस है उनको कंजर्व करना ही करना है। फिर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए हमने कि बहुत ही ज्यादा की स्टोन स्पीशीज बोला जाता है लायन टाइगर इन सबको, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो इनको कंजर्व करना ही है हमको। प्रोटेक्टेड एरियाज में इंक्रीज किया और प्रोजेक्ट लायन हमने लॉन्च किया, ठीक है। इम्पैक्ट क्या क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा इसका, एक तो प्रेडेटर कंट्रोल, देखो लायन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टोन स्पीशीज है, ठीक है। दूसरी बात, अगर लायन कम रहेंगे तो क्या होगा, हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हर्बीवोर की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो लोग ज्यादा पेड़ खाएंगे, ओके। तो दैट कैन अगेन लीड टू क्लाइमेट चेंज, तो हर स्पीशीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इको टूरिज्म बढ़ जाएगा, शेर देखने जाएंगे सब लोग गुजरात में। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट has increased ड्यू टू लायन स्ट्रेइंग इनटू फार्मलैंड्स। तो अभी अगर आप लायन का कंजर्वेशन कर रहे हो, प्रोटेक्टेड एरियाज में रख रहे हो, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एशियाटिक लायंस है वो बस एक जगह तक सीमित है, विच इज द गिर नेशनल पार्क, ठीक है। इन केस गिर नेशनल पार्क में कुछ भी हो जाता है, फॉरेस्ट फायर हो रही है या लायंस, वहां पे एक लायन को कोई डिसीज हुआ जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, ओके, सो दैट कैन बी स्प्रेड टू अमंग अदर लायंस एज वेल। तो इस लायन के लिए हमें दूसरा हैबिटेट बनाना पड़ेगा, जैसे कि प्लान्स है ट्रांसलोकेशन टू पूनो पालपुर इन मध्य प्रदेश। लेकिन गुजरात ने इसको अपोज किया, क्यों अपोज किया होगा, इकोनॉमिकल रीजंस भी हैं, ठीक है। अभी अकेला वो शेर है वहां पे तो टूरिज्म के लिए लोग जाएंगे, सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। फिर कैरिंग कैपेसिटी लिमिट भी है, अब गिर अकेला कितने लाइन्स को सस्टेन कर लेगा, 900 हो गए हैं, ओके। एपिडेमिक जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर आउटब्रेक ऑलरेडी हो चुका है 2018 में, इस तरह का अगर कुछ भी होता है तो सभी लायन पॉपुलेशन को खतरा है, और एशियाटिक लायन इंडिया में सिर्फ गिर में है। जेनेटिक बॉटलनेक्स भी हो जाते हैं क्योंकि आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। और अर्बन और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि हम कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रहे हैं, अर्बन एरियाज को एक्सपैंड कर रहे हैं, जिससे कि लायंस के लिए उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो कम हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, प्रोजेक्ट लायन आप अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, एक सेकेंड फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन, सेकेंड हैबिटेट उनके लिए देखिए, कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट कीजिए, बफर जोन अच्छे से मैनेज कीजिए। बफर जोन वो जोन होता है जहाँ पे लाइक कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड होती है, सारी तरह की परमिटेड नहीं होती, तो वो बफर जोन बनाना पड़ता है बिटवीन नेशनल पार्क्स एंड लाइक नॉर्मल जहाँ पे ह्यूमंस रिसाइड करते हैं। वैक्सीनेशन दो अगेंस्ट कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। फिर फॉरेस्ट पैचेस, ये सब हमें प्रे बेस उनका बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और SDG 15, ये सबको हमें फॉलो करना पड़ेगा। नाउ द कमबैक ऑफ द एशियाटिक लायन इज अ टेस्टामेंट टू इंडियाज कंजर्वेशन सक्सेस। हाउएवर, अगर हमें इस लायन का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर करना है
एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी जरूरी है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस के साथ। तभी हम अपनी डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये ब्रेकडाउन अच्छा लग रहा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।